वेलकम टू प्लॉट डिकोडेड। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉलीवुड मूवी स्टोलन। मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ सो रही होती है। वह एक रेलवे स्टेशन पर होते हैं। तभी एक इंसान उस बच्ची को उठाकर जाने लगता है। जाते हुए वह एक लड़के से टकरा जाता है, जिससे कि बच्ची की टोपी उस लड़के के पास रह जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं गौतम बंसल को स्टेशन के बाहर एक कार में सोते हुए, जो कि इस कहानी का मेन किरदार है। इधर जो औरत रेलवे स्टेशन पर सोई थी, उसकी नींद खुलती है। वह अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है। वह औरत उस इंसान को देखती है जिसके पास उसकी बेटी की टोपी होती है, और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और रेलवे कांस्टेबल भी आ जाते हैं। इतने में गौतम स्टेशन पर आता है। वह देखता है कि जिसे भीड़ ने पकड़ा हुआ है वह उसका ही भाई है। वो दौड़कर उसके पास जाता है और उससे सारी बातें पूछता है। उसका भाई, जिसका नाम रमन बंसल है, वह बतलाता है कि उसने बच्चा चुराया नहीं, बल्कि उसके पास टोपी गिरी हुई मिली थी। वो भीड़ को बतलाता है कि वह अभी अभी ट्रेन से उतरा है और उसने चाय भी पी है। पास का स्टॉल वाला भी बताता है कि उसके हाथ में कोई बच्ची नहीं थी, जिस पर सब मान जाते हैं। पर वहां खड़ा रेलवे कांस्टेबल कहता है कि तुम दोनों अभी घर नहीं जा सकते, क्योंकि रमन बंसल इस जगह पे विटनेस होता है और पुलिस आ रही है, जिसके बाद बयान देने के बाद ही ये दोनों भाई घर जा सकते हैं। दोनों भाइयों को ना चाहते हुए भी अब वहां रुकना पड़ता है। हम देखते हैं जिस औरत का बच्चा चोरी हुआ है, वह वहां चाय वाले से पूछ रही होती है कि क्या उसने चोर को देखा है, जिस पर चाय वाला मना कर देता है। वहीं पर रमन भी चाय पी रहा होता है। वह औरत उससे पूछती है कि क्या उसने चोर को देखा है, जिस पर रमन मना कर देता है। वह कहता है कि उसने सिर्फ सॉल देखा है जो ब्लैक कलर की थी, और उसकी नाक दिख रही थी जो काफी लंबी थी। इतना बोलते ही रमन और वो औरत थोड़ी शक भरी निगाहों से चाय वाले को देखते हैं, जिसकी नाक भी थोड़ी लंबी थी। तभी पुलिस आती है और दोनों भाई से पूछताछ करती है। उधर बच्ची की माँ चाय वाले पे शक करती है और वो उसका पीछा कर रही होती है, जो किसी से फोन पर बात करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है। पुलिस वाले रमन से काफी सवाल कर रहे होते हैं। तभी वह औरत उस चाय वाले के पीछे दौड़ते हुए आती है और पुलिस वालों से कहती है कि इसी ने बच्ची के बारे में किसी से बात की है। जिस पर चाय वाला कहता है कि यह औरत पागल हो चुकी है और कुछ भी बोले जा रही है। तभी रमन भी कहता है कि उसे चाय वाले पर शक है, क्योंकि उसने कहा था कि उसने किसी को नहीं देखा। जिस पर पुलिस वाले चाय वाले को मारते हैं और उससे पूछने पर वह बतलाता है कि एक औरत है सुरीली, जिसने उसे यह बच्चा चोरी का स्कीम बताया था और उसे भी कुछ पैसे देने वाली थी। वह यह भी कहता है कि उसने यह पहली बार किया है, और अगर पुलिस वाले उसे छोड़ दें तो वह औरत का पता बताने को तैयार हो जाता है। वह कहता है कि वह बच्चे को लेकर कसूनी हवेली गई होगी, जिस पर पुलिस वाले उसे मारते हैं और कहते हैं कि वह कोई पागल है क्या जो बच्चा लेकर वहां जाएगा। साथ ही दोनों पुलिस वाले साइड में जाकर कुछ बात करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कसूनी हवेली के बारे में कुछ जानते हैं। बच्चे की माँ पुलिस वालों से कहती है कि उन्हें जल्दी से वहां जाना चाहिए, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि पहले रिपोर्ट लिखवानी होगी। जिस पर वो औरत और रमन दोनों पुलिस पर गुस्सा करते हैं। गौतम अपने भाई रमन को समझाने की कोशिश करता है कि वह इन झंझटों में ना पड़े और उसके साथ घर चले। रमन पुलिस वालों से उलझ जाता है, जिस पर पुलिस वाले भी गुस्सा करते हैं और रमन को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब तू भी हमारे साथ चल। जिस पर रमन हामी भरता है, जिससे गौतम रमन पर गुस्सा होकर स्टेशन के बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रमन स्टेशन से बाहर आता है। वहां दोनों भाइयों में इस बात पर बहस होती है। रमन कहता है कि उसे हवेली जाना होगा। पुलिस वालों ने उसका आधार कार्ड रख लिया है, जिस पर दोनों में बहस होती है। गौतम को समझ नहीं आ रहा होता कि वह घर पर सबको क्या बतलाएगा। इतने में पुलिस वाले आते हैं और उन्हें पुलिस के पीछे आने को कहते हैं।
गौतम अपनी गाड़ी में रमन उस बच्चे की माँ को लेकर पुलिस वालों की बाइक के पीछे चलने लगता है। वो शहर के बाहर तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में रमन उस औरत से पूछ रहा होता है कि वह कहाँ जा रही है, जिससे हमें पता चलता है कि वह औरत का इस बच्ची के अलावा कोई नहीं है। वह मनाली जा रही है मजदूरी करने और उसके पति को पुलिस ने किसी झूठे इल्जाम में पकड़ लिया था और थाने में उसकी मौत हो गई थी। रमन पूछता है कि क्या इल्जाम था। इतने में गौतम, जो कि इन पर गुस्सा था और नहीं चाहता था कि उसका भाई इस औरत से बातें करे, वह कार में म्यूजिक चला देता है और तीनों शांत हो जाते हैं और ये अपनी गाड़ी से पुलिस के पीछे जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गौतम को काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए गाड़ी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है, जिस पर रमन अपने भाई को कहता है कि वह गाड़ी चलाएगा। अब रमन कार चला रहा होता है और पुलिस वाले इस बीच काफी आगे निकल चुके हैं, जो कि अब दिखाई नहीं दे रहे होते। तभी हम देखते हैं कि पीछे बैठी औरत अपना व्हाट्सएप चेक करती है, जिस पर एक वॉइस मैसेज आया होता है, जिसमें कोई लड़की कहती है कि जंपा दादा के पास पुलिस आ गई है और दादा ने सब बता दिया है तेरे बारे में। पुलिस को तेरे ट्रेन के बारे में भी पता है और तेरी फोटो भी है, तू संभल कर रहना। जिसे सुनकर चंपा बहुत डरी हुई दिखती है। ये पुलिस वालों को ढूंढते हुए आगे जा रहे होते हैं। तभी आके वन विभाग की टीम ने चेक पॉइंट लगा रखा होता है, जो इन्हें रोकती है और बाहर आकर पेपर दिखाने को बोलते हैं। गौतम बताता है कि वह पुलिस वालों के पीछे जा रहा है, पर वन विभाग की पुलिस नहीं मानती। लेकिन रमन के पास पुलिस वालों का नंबर नहीं होता, इसलिए वन विभाग वाले इन्हें जाने नहीं देते और पूछताछ करने लगते हैं। इतने में वो पुलिस वाले बाइक से आते हैं इन्हें ढूंढते हुए और वन विभाग की टीम को बताते हैं कि ये उनके साथ हैं। वन विभाग वाले बताते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर एक वीडियो वायरल है, जहां दो लोग स्टेशन से बच्चा चुराकर ब्लैक कार से भाग रहे हैं। यहाँ हम वीडियो देखते हैं कि जब रमन को स्टेशन पर भीड़ ने पकड़ा था, तो किसी ने उनकी वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर डाल दी थी। इसके बाद पुलिस वाले कैसे भी वन विभाग की टीम को समझाकर इन दोनों को अपने साथ लेकर आगे जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पुलिस दोनों भाइयों को अंदर ही रहने को बोलती है और जंपा को गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों के साथ चलने को कहती है। रमन उनकी बात नहीं मानता और वो भी पीछे पीछे चला जाता है। वो सब एक पुराने खंडहर में पहुंचते हैं। वहां पर एक रूम में इन्हें आग जलती दिखती है, जिससे पुलिस वालों को शक होता है। इनमें से एक कांस्टेबल आगे जाता है। जैसे ही वो एक दूसरे रूम में अंदर जाता है, उस पर एक औरत हमला करके भाग जाती है। ये सब उसके पीछे भागते हैं। भागते हुए वह औरत गौतम से टकरा जाती है, जो कि अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। गौतम उसको रोकने के लिए पास पड़ी एक लकड़ी उसे मारता है, जिससे वह गिर जाती है। वो औरत जहाँ गिरती है वह ठोस जमीन ना होकर पुरानी लकड़ी के अंडरग्राउंड रूम की ऊपरी सतह होती है, जो औरत के गिरते ही टूट जाती है और वो औरत नीचे गिर जाती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इतने में बाकी के चारों लोग उस औरत का पीछा करते वहां पहुंचते हैं और सामने का नज़ारा देखकर सब शॉक हो जाते हैं। पुलिस वाले गौतम को डांटने लगते हैं। गौतम कहता है कि वह सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा था। अब गौतम के हाथों से अनजाने में एक खून हो चुका है। साथ ही बच्चा चोरी होने की इकलौती सुराग अब जिंदा नहीं है और अब गौतम भी कानून के शिकंजे में हो सकता है। गौतम को कांस्टेबल जिसे चोट लगी थी उसके साथ बाहर ही बिठाकर बाकी के तीन लोग वापस हवेली में तलाश करने जाते हैं। बाहर हम देखते हैं कांस्टेबल जो कि कॉल पर होता है और पुलिस बैकअप बुला रहा होता है। हवेली के अंदर पुलिस वाले को सीनियर का कॉल आता है। वो बात कर रहा होता है, तभी जंपा को उस औरत वाले रूम से कुछ चीजें मिलती हैं, जिनमें से एक नशा मुक्ति केंद्र का कार्ड भी होता है, जिसे वह अपने पास छुपा कर रख लेती है। तभी उसे पुलिस वाले की बात सुनाई देती है, जो अपने सीनियर से जंपा के बारे में बातें कर रहा होता है। जंपा की डिटेल देने के बाद उसका सीनियर जंपा को अरेस्ट करने को कहता है, क्योंकि उसके खिलाफ रेड अलर्ट जारी है। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि मैं उसे अभी अरेस्ट करता हूँ, और वह उस रूम में जाता है जहाँ पर जंपा है। लेकिन उसके अंदर जाने से पहले ही जंपा वहाँ से निकल जाती है। जंपा बाहर गाड़ी के पास आकर अपनी
कपड़ों की गठरी निकालती है और वह वहां से भाग रही होती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और उसे खींच लेता है और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो पुलिस वाला बाहर आकर इन तीनों से पूछता है कि किसी ने उसे देखा क्या, पर तीनों ही मना कर देते हैं। पुलिस वाला कहता है कि यहाँ तो माँ ही चोर निकली, मुंबई से अपने सेठ का पैसा चुरा कर भाग रही थी। पुलिस वाला गौतम की तरफ देखकर कहता है कि वो सब छोड़कर भाग गई और ये फंस गया क्योंकि गौतम के हाथों बच्चा चुराने वाली औरत का खून हुआ था। पुलिस वाला कांस्टेबल को कहता है कि तुम रिपोर्ट लिखो, मैं उसे रास्ते में ढूंढता हूँ। जिसके जाने के बाद रमन और गौतम कांस्टेबल को रिश्वत ऑफर करते हैं, जिस पर वह इन्हें जल्दी से निकल जाने को कहता है। दोनों भाई कार में जंगल के रास्ते वहां से तेजी से निकल रहे होते हैं। गौतम रमन पर काफी गुस्सा कर रहा होता है कि अगर वह बीच में ना पड़ता तो यह सब नहीं होता। गौतम कहता है कि वह चोर निकली, जिस पर रमन कहता है कि वह चोर नहीं है और गाड़ी रोकने को कहता है। रमन पीछे गाड़ी की डिक्की की तरफ देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि रमन ने जंपा को गाड़ी की डिक्की में छिपा रखा है। गौतम रमन पर बहुत गुस्सा होता है। वह कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो। वह पीछे गाड़ी की डिक्की खोलकर जंपा को बाहर निकालता है और वह पुलिस को कॉल कर रहा होता है। रमन उसे रोकता है। वह बतलाता है कि यह चोर नहीं है, ठेकेदार ने इस पर झूठा इल्जाम लगाया है, जिस पर जंपा भी हामी भरती है। पर गौतम नहीं मानता। वो रमन से अब रुक जाने के लिए कहता है। रमन कहता है कि इसे यह कार्ड मिला है जो कि नशा मुक्ति केंद्र का होता है, उस पर अक्षय लाल का नाम है। रमन कहता है कि हो सकता है बच्चे इस आदमी के पास हो, पुलिस इसमें कोई मदद नहीं करेगी। ये दोनों भाई वहां लड़ रहे होते हैं। जंपा अकेले ही जाने लगती है। रमन भी अपना बैग लेकर उसके पीछे चला जाता है। गौतम उसे रोकता है, पर रमन कहता है कि तुम नहीं समझोगे, तुमने कोई अपना नहीं खोया है। जिस पर गौतम कहता है कि तू क्रिया के लिए मुझे दोषी समझता है क्या। यहाँ हमें पता चलता है कि रमन की कोई लड़की थी जिसकी डेथ हो चुकी है कैंसर की वजह से, और रमन मानता है कि उस समय गौतम उसके साथ खड़ा होने की जगह उसे मूव ऑन करने को कहता है। गौतम काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो गाड़ी से आगे जाकर रमन और चंपा को गाड़ी में बैठने को कहता है। अब ये तीनों गाड़ी से जाते हैं और हल्की सुबह हो चुकी है। ये उस नशा मुक्ति केंद्र का पता पूछने एक जगह रुकते हैं। तभी कुछ लड़के गाड़ी देखकर उसके अंदर देखने लगते हैं। गौतम उन्हें रोकता है। तभी वह उसे बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं। यह वायरल वीडियो की वजह से वो लोग इन्हें बच्चा चोर समझ रहे थे। वो भीड़ इन्हें मारने लगती है। ये तीनों गाड़ी से भागते हैं और लड़के बाइक से इनका पीछा करने लगते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। रमन पुलिस वाले पंडित जी को कॉल करता है, जिन्होंने इनको हवेली से निकाला था। ये लोग गाड़ी से भाग रहे होते हैं। तभी चंपा के बैग से नोट की गड्डी गिरती है, जिससे रमन को भी उस पर शक होता है। तभी चंपा के फोन पर एक कॉल आता है, जिसे रमन पिक करता है और स्पीकर पर रखता है। चंपा सामने वाले को कुछ ना बोलने को कहती है, पर वह बोलता है कि पुलिस मेरे पास आई थी, तुम पागल हो क्या जो मैडम का बच्चा चुरा लाई। अब रमन, गौतम और हम सबको पता चलता है कि ये बच्चा इसका था ही नहीं और इसने चुराया था। जंपा मना कर रही होती है। वह कहती है कि ये उसकी बेटी थी और उसका भाई बहुत बेईमान है, उसने सेठ के पास उसकी बेटी बेच दी। लेकिन अब रमन भी इस पर विश्वास नहीं करता। ये लोग गाड़ी से भाग रहे होते हैं। तभी कुछ लड़के सड़क पर सामने से भी ट्रैक्टर लेकर आ जाते हैं। तभी इन पर गोली चलाने लगते हैं। ये खेतों और रेतीले बंजर जमीन से होकर भाग रहे होते हैं। तभी एक गोली रमन के कंधे पर लग जाती है। गौतम कार को बंजर खेतों से होकर भगाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब सारे पीछे छूट जाते हैं तो वह गाड़ी रोकता है और रमन के घाव पर पट्टी करने लगता है। जंपा भी मदद करना चाहती है, लेकिन गौतम उस पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे कहता है कि उसके बच्चे चुराने की वजह से रमन की यह हालत हुई है। इस पर चंपा अपने पेट पर ऑपरेशन के निशान दिखाते हुए कहती है कि वह झूठ नहीं बोल रही और चंपा उसकी ही बेटी है। ये लोग रमन के घाव पर एक कपड़ा बांधकर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। तभी वहां फिर से 2-4 लोग इनका पीछा करते पहुंच जाते हैं।
वो लोग गौतम को बाहर निकालने को कहते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन ना देखकर गौतम उनसे माफी मांगते हुए बाहर निकलता है, लेकिन वो लोग उसे मारने लगते हैं। तभी जंपा गाड़ी का दरवाजा तेजी से खोलती है। जंपा और गौतम अब उन लोगों पर हमला कर देते हैं और खुद को छुड़ाकर गाड़ी से वहां से भागते हैं। आगे जाने पर फिर से बाइक से कुछ लोग इनका पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचते हुए ये लोग एक गांव में पहुंचते हैं। आगे गलियां पतली होने की वजह से इनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती, इसलिए तीनों वहां से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ते हैं। रमन को ये लोग एक चादर में अच्छे से छिपाकर आगे चलते हैं, लेकिन गोली लगने की वजह से रमन से अब चला नहीं जा रहा होता और वह वहीं पर गिर जाता है। ये तीनों वहीं पास में एक टूटे हुए घर में, जो कि खाली पड़ा होता है, वहां छिप जाते हैं। जंपा वहां खिड़की से आसपास देखती है, जहां उसे सामने दीवार पर नशा मुक्ति केंद्र का विज्ञापन दिखता है। जंपा अंदर आकर इन दोनों को बतलाती है कि वह नशा मुक्ति केंद्र की तरफ जा रही है। वह गौतम को एक कागज देती है और कहती है कि इस पर दया मैडम का नंबर है। उनके सिवा जंपा के बारे में कोई नहीं जानता। गौतम जंपा से पूछता है कि ये दया मैडम कौन है, जिस पर जंपा बतलाती है कि दया मैडम ने उसे सरोगेसी के लिए पैसे दिए थे, यानी जंपा को उनका बच्चा पैदा करने के लिए पैसे दिए थे। इतना कहकर जंपा नशा मुक्ति केंद्र जाने के लिए निकल जाती है। इधर थोड़ी देर बाद गौतम देखता है कि रमन की हालत और खराब होती जा रही है, इसलिए वह भी रमन के लिए मदद लेने बाहर जाता है। तभी बाहर गांव में जो लोग गौतम को ढूंढ रहे होते हैं वह उसे पकड़ लेते हैं और अब सभी गौतम को मारने लगते हैं। इधर रमन, जो अभी भी उस घर में छिपा होता है, उसे चोटों की वजह से काफ़ी दर्द हो रहा होता है और उसे प्यास लगी होती है। उसकी हालत भी सही नहीं होती। रमन बहुत मुश्किल से घर से बाहर आता है और एक बर्तन में पड़े पानी को देखता है। पानी काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है और काफ़ी गंदा है। रमन उसे पीने वाला होता है, तभी वहाँ हाथ में बैट लिए हुए 3 लड़के आ जाते हैं। रमन के चेहरे पर अब बेबसी दिख रही होती है। वह इनका मुकाबला करने की हालत में नहीं होता और यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। दूसरी तरफ अभी तक कांस्टेबल पंडित जी पुलिस बैकअप के साथ आते हैं और गौतम को उस भीड़ से बचा लेते हैं। इधर जंपा को रास्ते में कुछ लोग पहचान लेते हैं, पर जंपा उन्हें कुल्हाड़ी दिखाकर डराती है और यह सीन भी यहीं कट हो जाता है। वापस अगले सीन में अब कांस्टेबल और गौतम उसके भाई रमन को लेने उस घर में जाते हैं, लेकिन रमन वहां पर मौजूद नहीं होता। वो लोग आसपास में देखते हैं, वहां पर मौजूद भीड़ से भी पूछते हैं, लेकिन किसी ने रमन को नहीं देखा होता। तभी कांस्टेबल पंडित जी को वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है कि गांव के बाहर एक लाश मिली है, जिस पर कोई आईडी नहीं है और ऐसा लगता है कि उसे कुल्हाड़ी से मारा गया है। यह सुनकर गौतम हताश होकर बैठ जाता है। इधर चंपा हाथ में कुल्हाड़ी लिए नशा मुक्ति केंद्र पहुंच जाती है और अक्षय लाल के बारे में पूछती है। वहां पर मौजूद महिला चंपा को शांत कराती है और उससे सारी बातें पूछती है। इधर गौतम रमन के शोक में बैठा होता है, तभी वहां भीड़ में से एक लड़का आता है। यह उन्हीं 3 लड़कों में से एक है जिन्होंने रमन को पानी पीते वक्त रोका था। इन्होंने रमन को मारा नहीं था, बल्कि उसे अपने साथ घर ले गए होते हैं। अब गौतम और पुलिस वाले एक एम्बुलेंस लेकर रमन को उसमें रखते हैं। रमन की हालत बहुत खराब होती है। गौतम भी एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल रहा होता है। तभी पंडित जी को इंस्पेक्टर का मैसेज आता है कि वो गौतम को एम्बुलेंस में जाने दें और खुद चंपा को पकड़ने जाएं। अभी तक पुलिस को भी इस केस के बारे में पता चल चुका है। इंस्पेक्टर कहता है कि ये इलीगल सरोगेसी का मामला है। दया मैडम और चंपा दोनों को पकड़ने के ऑर्डर्स हैं। गौतम पंडित जी से पूछता है कि उस बच्ची का क्या होगा, जिस पर पंडित जी बतलाते हैं कि उसको लेने कोई नहीं आएगा और गौतम से कहते हैं कि रमन को लेकर अस्पताल जल्दी जाए। गौतम कहता है कि चंपा की कोई गलती नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है, जिस पर कांस्टेबल पंडित जी कहते हैं कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन गौतम भी जानता है कि ऐसे केस में कुछ नहीं हो सकता। गौतम रमन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है, तभी एम्बुलेंस ड्राइवर का फ़ोन बजता है, जो कि उसके कोट के पैकेट में होता है और वो कोट ड्राइवर सीट के पीछे टंगी होती है। ड्राइवर गौतम से फ़ोन पास करने के लिए कहता है,
तभी गौतम की नज़र उस ड्राइवर के कोट पर लगे नेम प्लेट पर जाती है जिस पर अक्षयलाल लिखा होता है। इधर नशा मुक्ति केंद्र स्टाफ चंपा को अक्षयलाल की फोटो दिखाती है और यह वही इंसान होता है जो अभी एम्बुलेंस ड्राइव कर रहा होता है। तभी नशा मुक्ति केंद्र पर पंडित जी पहुंचते हैं। इधर अब गौतम को पता है कि ड्राइवर ही अक्षयलाल है। ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और डॉक्टर रमन की ड्रेसिंग के लिए कहता है। अक्षयलाल रमन के पॉकेट चेक कर रहा होता है ताकि ड्रेसिंग से पहले उसके सामान हटाए जा सकें। इतने में रमन की जेब से उसे अपने नाम का नशा मुक्ति केंद्र का कार्ड मिलता है जो चंपा ने कसूनी कोठी से उठाया था। इस पर अक्षयलाल समझ जाता है कि ये लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं और इन्हें बच्ची के बारे में पता है। अब अक्षयलाल डॉक्टर से कहता है कि उसे और भी काम है और वहां से चला जाता है, जिसे कि गौतम देख लेता है और अक्षयलाल का पीछा करने लगता है। गौतम अक्षयलाल का पीछा करते हुए चाइल्ड वार्ड में चला जाता है जहां वह देखता है कि अक्षयलाल किसी से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट प्रिंट करने को कह रहा है। गौतम एक नर्स से पूछता है कि इस वार्ड का हेड कौन है, जिस पर वह डॉक्टर ढींगरा का नाम लेती है। गौतम डॉक्टर ढींगरा के केबिन में जाता है लेकिन वहां वो मौजूद नहीं होते। नर्स से पूछने पर वह खिड़की से बाहर दिखाती है जहां डॉक्टर ढींगरा एक कपल के साथ होते हैं जो कि वहां से जाने ही वाला होता है। तभी वहां अक्षयलाल आता है और उस कपल को सर्टिफिकेट देता है। वो कपल गाड़ी से जाने ही वाला होता है। तभी गौतम वहां आकर उन्हें रोक लेता है। वह सबको बतलाता है कि यह बच्चा चोरी का है। वह बच्चे का फोटो भी दिखाता है जो चंपा ने उसे दिया था और उनसे बच्चे का चेहरा दिखाने को कहता है। लेकिन अक्षयलाल गौतम को झूठा बताता है और वो सब गौतम को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए धक्का देने लगते हैं। वहां पर भीड़ लग जाती है लेकिन गौतम अंदर नहीं जा रहा होता। वह सबको बतलाता है कि यह बच्चा चोरी का है। इधर पंडित जी चंपा को थाने ले जा रहे होते हैं और पुलिस की जीप में ही चंपा से पूछते हैं कि जब उसने पैसे लिए थे तो बच्चा क्यों चुराया। जिस पर चंपा बतलाती है कि उसे एक बच्चे के लिए पैसे दिए गए थे लेकिन उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। उनमें से एक उसने दया मैडम को दे दिया लेकिन दूसरा तो उसका हुआ जिसे वह अपने साथ लेकर आई है। इधर गौतम कार को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब भीड़ में खड़े लोग भी डॉक्टर को बच्चे का चेहरा दिखाने को कहते हैं। तभी पंडित जी पुलिस और जंपा को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और जंपा अपनी बेटी को पहचान लेती है। अगले सीन में पुलिस वाले अपनी जीप में जंपा को और उसकी बेटी को एक साथ ले जाते हैं। जंपा गौतम को देखकर खुशी से मुस्कुराती है। लास्ट सीन में गौतम हॉस्पिटल में रमन के बेड के पास बैठा होता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।